वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात करते हैं पाक रशिया ताल्लुकात की। गुज़िश्ता चंद बरसों में जो है दुनिया के सियासी और जोग्राफियाई मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो देखने में आ रही हैं। नई आलमी सबबंदियां हैं कहीं, और कहीं बदलते माशी मफादात हैं। इसके अलावा उभरती हुई ताकतों की जो है नई पॉलिसियाँ हैं। खुसूसन पाकिस्तान के गिरदोनवा में अगर हम देखें तो सफारती जो ताल्लुकात हैं वो एक नए जाविये से तरतीब दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। ऐसे में पाकिस्तान का झुकाव जो है वो वाज़ेह तौर पर मशरिक़ की जानिब बढ़ रहा है, यानी रूस, चीन और वस्त एशियाई जो रियासतें हैं उनके साथ जो बढ़ता हुआ ताउन है, न सिर्फ खित्ते में इसके किरदार को, पाकिस्तान के किरदार को दोबारा मुतय्यन कर रहा है, बल्कि इसकी खारजा पॉलिसी की नई जो जहतें हैं उसको भी उजागर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी है। इसके अलावा चीन के साथ आयरन ब्रदर्स वाला जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, अफ़गानिस्तान में उभरती हुई सूरत हाल और भारत की इस सारी तरतीब पर जो है तशवीश, ये सब सवालात आज हम अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक मुतवाज़न इलाकाई क़ुव्वत बनने जा रहा है, क्या ये नई सब बंदियाँ जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक शगुन है, या एक नई सर्द जंग की बुनियाद रखी जा रही है। शहजाद साहब, ये जो पाक रशिया ताल्लुकात हैं, हालिया बरसों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में क्या आपको नज़र आ रही बड़ी तब्दीलियाँ क्या हुई हैं? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, हमारे यहाँ काफ़ी अर्सा पहले सफारतकारी के हवाले से बड़े मौसर इकदाम किए जाते रहे हैं। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, इसने आकर तो सफारतकारी में जो है काफ़ी नुमायाँ काम किए और काफ़ी सारे ममालिक जो थे, चाहे वो मगरबी ममालिक हों या मशरक़ी ममालिक हों, उसमें अपनी सफारतकारी को तेज़ किया है। तो अभी अगर ये कहा जाए कि इसमें जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त इसहाक़ डार, उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की तो भेजा ना होगा, मगर जो 10 मई के बाद पाक भारत जो हमारी जंग हुई और हमारी अफवाज ने अपना एक सिक्का मनवाया पूरी दुनिया में, उसके असरात बहुत मुस्बत सामने आ रहे हैं। उसमें ये असरात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने रूस के साथ, चीन के साथ, अज़रबैजान हो गया, उज़्बेकिस्तान है, इसके बाद तुर्की है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के साथ जो है हमारे तल्लुकात जो हैं वो नई जहत में शामिल हो गए, नए रुख में शामिल हो गए हैं। आपने बात की है रूस के हवाले से, तो देखें रूस के साथ हमारे इतने अच्छे तल्लुकात नहीं थे, गो कि वो हमारे एक तरह के पड़ोसी ममालिक में ही शामिल होता है। मगर पाकिस्तान और रूस के अगर तल्लुकात की हवाले से या दरामदात बरामदात के हवाले से या सफारतकारी के हवाले से देखा जाए, तो जब रूस और अमेरिका की अफ़गानिस्तान के हवाले से जंग हुई थी तो उस वक्त रूस का पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा ख़ास रवैया नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो था वो शराकतदार था, उसका साथ दे रहा था। चूँकि अफ़गानिस्तान जो था उसके अंदर रूस दाखिल हो चुका था और अमेरिका को उस दौर में ये किसी तौर पे नहीं था कि जो रूस है वो अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो जाए, क्योंकि उस वक्त दो ताकतें जो थी वो उन्होंने दुनिया में उभर कर आना था, एक रूस और दूसरा अमेरिका। और अमेरिका तो चूंकि उसको आपको पता है कि उसने दुनिया में पहले ही अपनी धाक बिठाई थी कि मैं ही सुपर पावर हूँ, और उसको ये अंदेशा था कि रूस जो है वो कहीं सुपर पावर ना बन जाए, इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिले के ऊपर उसने पाकिस्तान की मदद मांगनी और पाकिस्तान ने उसकी मदद की। उस मदद के दौरान जो हमारे रूस के साथ तल्लुकात थे वो काफ़ी हद तक जो थे वो मुतासर हो गए। मगर हालिया जो 10 मई का वाक़या हुआ है और इससे कबल जो सफारतकारी हुई है उसमें रूस ने काफ़ी हद तक जो काफ़ी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। अभी आप ये देखें कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया है रूस के साथ, रूस के प्रेसिडेंट के साथ। तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई के शोबे में कौन से बड़े मुआहदे जो हैं वो ज़ेरे हो रहे हैं? देखें, अभी तो जो उनकी तरफ से सबसे बड़ी सरमायाकारी आ रही है वो तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर की यहाँ पर हो रही है। स्टील मिल के बारे में भी, अच्छा स्टील मिल के हवाले से आप उसमें उसी के हवाले से भारत के पेट में बड़ा मरोड़, बहुत मरोड़ हो रहा है जी। उधर तो वो चीख चीख के, आपको पता है वो पाकिस्तान से थोड़ी सी भी कोई सूरज की रोशनी भी तेज़ हो जाए तो उनको मुसीबत पड़ जाती है कि पाकिस्तान आज ज़्यादा रोशन लग रहा है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि भारत को हर टाइम यही उसके पेट में मरोड़ रहता है कि पाकिस्तान किसी न किसी हवाले से जो है ना वो तरक्की कर रहा है। मैं तो वहाँ उनका अगर ये कार्टून नेटवर्क देखता हूँ तो देख कर मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे दुश्मन के मुँह से जो है ना वो चीखें निकल रही हैं, और ये इस बात का वाज़ेह सबूत होता है कि आपका मुल्क वाकई तरक्की की जानिब या किसी मुस्बत चीज़ की जानिब जा रहा है।
ہمارے यहाँ जी आईटी के हवाले से है, और सबसे बड़ी जो अगर मंसूबों के हवाले से बात करें तो वो हमारी दिफाई लाइन है। पाकिस्तान और रूस के साथ जो है वो दिफाई लाइन के हवाले से वो सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कर रहा है। दूसरा हमारा आईटी के हवाले से है और ज़राअत के हवाले से है, क्योंकि आपको पता है कि जो दरोज़बा नाम की कोई मशकें भी, दफाई मशकें भी वो भी हुई है। ये तो कुछ अर्सा कबल भी रूस के साथ हमारा जो है हमारी मिलिट्री का मामला चल रहा था। यही तो वो चीज़ें हैं जो हमारे दुश्मन की नींदें उड़ा के रख रही हैं। अगर मैंने आपको इसलिए कहा कि हमारे जो सबसे ज़्यादा रूस पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दिफाई लाइन में कर रहा है, क्योंकि रूस को एक चीज़ का इल्म ज़रूर हो गया, जिस वक्त उसका S-400 जो वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो जिस वक्त डैमेज हुआ है, तो उस वक्त रूस की आंखें खुली हैं कि मैं जिस शाहकार के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था कि ये यहाँ पर बहुत कामयाब है, शायद मैं इससे दुनिया के दीगर ममालिक को जो है ना फतह कर लूँगा, तो और उसको तो पाकिस्तान ने मिनटों सेकंडों में जो है हमारे उस S-400 को कर दिया है। तो जाहिर है पाकिस्तान के पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो है, पाकिस्तान के पास कोई ना कोई महारत तो है। रूस भी अब छोटा मुल्क नहीं है कि वो एकदम भागा भागा पाकिस्तान के पास आ गया। तो ये इस चीज़ का एक बड़ी अच्छी मुस्बत हमारे लिए चीज़ है। अब आप ये देखें कि आपको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल चीन का, रूस और अफगानिस्तान का एक बीजिंग में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें अब ये रूस ने भी और उसमें अफगानिस्तान को ये इस चीज़ का कहा गया था कि आप हमारे यहाँ जो CPEC है उसमें हिस्सेदार भी हों। ज़ाहिर अफगानिस्तान के अंदर भी आपको पता है भूख है, अफलास है, और वहाँ पर ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना कोई कारखाने और ना कोई फैक्ट्री है। इस चीज़ का भी अफगानिस्तान को बावर करवाया गया, और रूस को भी जो CPEC है उसमें दावेदार, उस हिस्सेदार जो है वो बनाया जा रहा है। और ये जो सारे ममालिक जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्की है, चीन है, ये वो हमारे इंतहाई करीबी ममालिक हैं जो हमारे साथ CPEC में शामिल हो रहे हैं। और CPEC आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लाएगा कि वो जो दुनिया के ऊपर जो मैशत है उसमें पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो, मेरा ख्याल में जैसे कहा जाता था कि पाकिस्तान एशिया का में जो मुख्तलिफ किस्म की आलमी पाबंदियां भी हैं पाकिस्तान पे कुछ चीज़ों की, तो क्या आपको लगता है कि रशिया के साथ ताल्लुकात तो हमें उन पाबंदियों से आज़ाद कराने में भी मावन साबित होंगे? बिल्कुल साबित होंगे। देखें अभी जैसे आपने ये जिक्र किया, इससे पहले मैं एक ये बात करूँगा। आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमारे वज़ीर-ए-आज़म ईरान के दौरे पर थे, और ईरान के दौरे में उन्होंने ईरान को ये कहा था कि अगर ईरान जौहरी ताकत हासिल करना चाहता है तो पाकिस्तान उनकी सियासी और इखलाकी मदद जो है वो करेगा। तो इस चीज़ को, हालांकि अमेरिका इस चीज़ को कभी भी नहीं चाहता। अमेरिका का कल भी बयान आया कि अगर ईरान जौहरी ताकत की तरफ जाएगा तो ईरान उसके लिए जो है ना वो अच्छा साबित नहीं होगा, वो अमेरिका जो है रूस के लिए, सॉरी ईरान के लिए, तो वो उसके ऊपर पाबंदियां भी लगा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो अब अपनी ताकत है, अपनी मैशत है, अपने फैसले हैं, उसे अमेरिका को भी बखूबी जो है ना आगाही हो गई है। अगर हम रूस के साथ तल्लुकात बनाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी अब कोई पाबंदी जो है वो अमेरिका लगाएगा, क्योंकि हमने अमेरिका को ये बावर करवा दिया हुआ है कि हमारा जो भी किसी मुल्क के साथ मामला हमारा चल रहा है वो हमारे अपने मुल्क की दिफा के लिए और इसकी माशियत की जो बेहतरी है उसके लिए है, ना कि हम किसी मुल्क को निटारने के लिए या किसी को जेर करने के लिए कर रहे हैं। आपकी तरफ थोड़ा चाइना की तरफ आ जाएं। अगर हम चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक आयरन ब्रदर्स का नाम दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि चीन की सफारती हिमायत पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कहाँ खड़ा कर रही है? इस वक्त दुनिया में क्या मुकाम है पाकिस्तान का? मैं समझता हूँ सर कि आज की दुनिया के अंदर एक और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, ये आयरन ब्रदर्स वाली, भारत इसको अपने लिए कितना एक बड़ा खतरा समझता है? यहाँ पे नकाश सर मैं एक बात करता चलूँ कि हासिद की जो आखिरी कोशिश होती है ना हासिद की, वो ये होती है कि वो जब तंग आता है ना, जब उसकी कुछ बन नहीं पड़ती, तो फिर वो आपके किरदार और आपके अफकार पर हमला करने की कोशिश करता है। और ऐसे में कुछ आपके अहबाब, कुछ आपको हौसला देने वाले जब आपके साथ खड़े होते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े एतमाद के साथ आप अपनी मंजिलों की तरफ गामजन भी रहते हैं और पहुंच के दिखाते भी हैं। और मैं समझता हूं कि हासिद की हसद से जो है वो दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि हासिद जितना हसद करे उतना खुश होकर तरक्की करके उसके सामने आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह
جو ہے وہ پاکستان پچھلی کچھ دہائیوں سے بھارت کے دانت اسی طرح سے کھٹے کرتے آ رہا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت سا ایک ٹیگ جو ہے وہ آئرن برادرز کے نام سے پاکستان اور چائنا کے مابین جو ہے یہ ایک ٹیگ ہے، اور یہ ٹیگ ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی طور پر ایک خوبصورت رشتہ ہے جو آج سے نہیں، ہم تو اپنے کم عمری سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو ایک تعلقات، بے شک یہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، بے شک اکنامیکل فورمز کے اوپر چائنا کے حوالے سے بھی، چائنا کو بھی ہمارے پاکستان کے ذریعے جو بہت سارے بینیفٹ ضرور حاصل ہو رہے ہیں، سی پیک جیسے منصوبے ہیں، پھر ہمارے خاص طور پر ڈیفنس کے شعبے میں جو چائنا کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مثالی ہے، مثالی آج رشیا جیسی اسٹیٹس کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کو توازن میں لانا پڑ گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ساؤنڈ ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ بھی، اور خصوصاً جو ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور خصوصاً جو پروڈکشن ہے، جو پروڈکٹس ہیں، اور جو اس کی سفارتکاری سے لے کر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو منصوبے ہیں اور پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہم ہر دوسرے منصوبے میں دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مضبوط ہے۔ بھارت کو یہیں پہ تکلیف رہی، اور بھارت نے 1974 کے بعد جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی اسی وجہ سے کی ہے، اور ہم کسی وجہ سے جو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیکس میں رہے رشیا سے، اور بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ شاید وہ رشیا جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کر رہا ہے، مگر اس کی آڑ میں جیسے ہی اس کے برعکس جب چائنا نے ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ہم چائنا کے ساتھ مل کر چلے، تو نہ صرف ہمارا یہ خطہ اسٹرانگ ہوا بلکہ ہماری اکانومی بھی اسٹرانگ ہوئی ہے، ہماری معیشت بھی۔ سوال ہے کہ جو سی پیک منصوبہ ہے، جی جی، آپ کو واقعی لگتا ہے یہ گیم چینجر ہے یا قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان سے؟ اسٹارٹ میں تو فی الحال تو قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ یہ موضوع بڑا زبردست ہے، اور یہ واقعی میں ایک کریٹیکل تھنکنگ اس پر جو ہے وہ بنتی بھی ہے۔ شروع میں اوائل میں تو ضرور یہ ہم سمجھتے تھے کہ سمجھ رہے بھی ہیں کہ ایک اکنامیکلی ایک بڑا ایک بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے، بٹ اب لگ رہا ہے کچھ حالیہ تبدیلیاں اور کچھ حالیہ جو میرے خیال میں کچھ تھوڑی سختیاں بھی آئی ہیں، پیچیدگیاں بھی آئی ہیں سی پیک کے معاملے کے اوپر، تو وہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم ڈیپٹ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، جبکہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ خاطر خواہ بینیفٹ جو ہے وہ نہ آیا، ٹھیک ہے نہ آیا۔ پھر یہ جو ہمارا یہ ہائی وے ہے، اسپیشلی جو ہمارا ایک روٹ ٹریک ہے، اس روٹ ٹریک کے اوپر کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ضرور ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ چائنا نے بھی کسی حد تک جو ہے وہ ریلیکٹنس دکھائی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہمارا ایک پراپر ایک منصوبہ تھا وہ حتمی شکل میں مکمل طریقے سے جو ہے وہ صحیح اس کے اوپر جو ہے وہ کام یا تو نہیں کیا گیا یا اس کو صحیح طریقے سے کار فرما نہیں کیا گیا، ورنہ اگر ہم دیکھیں کہ سی پیک کے جو کور ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایجنڈا تھا اور سی پیک کا جو ایک منصوبہ تھا، اگر اس کو ہم ریڈ آؤٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بینیفیشل تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم سے بھی یہ کمزوری ضرور ہوئی ہے کہ ہم اس سی پیک پر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ صحیح مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ پائے۔ صحیح چلیں میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ شہزاد صاحب تھوڑا افغانستان کا رخ کر لیں، اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس رخ پر گئے ہیں؟ گزشتہ یہ 1.5-2 سال ہونے لگے ہیں اس بات کو۔ اگر آپ بات کرتے ہیں گزشتہ 1.5-2 سال کی، تو ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھارت جو تھا وہ افغانستان کے اندر فنڈنگ کرتا رہا، اور اس فنڈنگ کی وجہ سے افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی BLP اور TLP کے جو لوگ تھے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان کے جو وزارت خارجہ آفس تھا وہاں سے کئی دفعہ جو ہے وہ افغانستان کو مراسلے بھی لکھے گئے، ان کو بتایا بھی گیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کشیدگیاں بھی دیکھنے میں کافی بڑھتی رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کو جو بھارت تھا وہ فنڈنگ کرتا تھا۔ اچھا، اب جو حالات تبدیل ہوئے ہیں ان کے تناظر میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کے ساتھ چین کے وزیر خارجہ نے اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے، اور افغانستان کو بھی اب یہ باور ہو گیا ہے کہ 10 مئی کے جو واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر بھارت جو تھا وہ اپنے آپ کو ایشیا کا سپر پاور سوچ رہا تھا، اور لوگوں کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ریاست ہے جو چھوٹے سے پاکستان کو جو ہے وہ خطرناک طریقے سے تباہ کر سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ہماری پاک افواج نے ان کے یہ ارادے ناپاک کو
खाक में मिलाया, उसको जब देखा है सब दुनिया ने, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान ने, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान की ढाक थी वो बैठ गई। अब जो सूरत हाल है, अब सूरत हाल ये है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जा रही है। अफ़गान तालिबान के जो हुक्मरान हैं, वस्त एशियाई रियासतों तक जो हमारी रसाई है वो अफगानिस्तान के जरिए अफ़गानिस्तान के ज़रिए, तो ये मजबूरी अफगानिस्तान की भी है, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मजबूरी हमारी जी भी है। बिल्कुल। यही तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अफ़गानिस्तान को ये बताया गया कि आप कब तक अमेरिका की डॉलर पे या लोगों की जो खैरात पे अपने मुल्क को चलाएंगे। आपके मुल्क के अंदर भी इस वक्त तालीम की कमी है, सेहत के मसाइल हैं, आप लोगों के पास तरक्की के कोई ज़राए नहीं है, ज़राअत आपके पास नहीं है, रेलवे आपके पास नहीं है। ऐसे कई मसाइल ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान को लेकर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि वहाँ का जो ऐसा तबका एक मौजूद है दहशतगर्द, जो चंद पैसों के ऊपर भी लोगों की जान लेने या किसी मुल्क में तबाही करने से गुरेजा नहीं थे। मगर अब जो तालिबान के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हुए हैं, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो तालिबान हुकूमत ने उसने पाकिस्तान से ये वादा किया है और उसका अमल भी सामने आया है कि वो अब अफगानिस्तान के अंदर से BLP का और TLP का खात्मा करेगा। अभी चंद रोज़ कबल ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अफगान तालिबान हुकूमत ने किया है और वहाँ पर जो इनके ठिकाने थे दहशतगर्दी के उनको ख़त्म किया है। और वहाँ पे जो एक साबिक गवर्नर था, आप समझ रहे हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में असर और रसूख उसका कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आप ये देखें उसके कम ही होने का, ये पाकिस्तान की मस्बत खारजा पॉलिसी है, तगड़ी खारजा पॉलिसी, बिल्कुल मुस्बत खारजा पॉलिसी है। और उसका नतीजा ये निकला है कि अब वहाँ से जो ये दहशतगर्द हैं ये भाग रहे हैं। वहाँ पे एक तालिबान जो इस तरह के TLP और BLP को जो सपोर्ट करता था, उसका नाम है सदर इब्राहिम, वो अपने कारिंदों के साथ भारत में भाग गया और भारत जाके उसने पनाह ली है। भारत ने अब उसको पनाह दी हुई है। तो ये इस चीज़ की वाज़ेह जो अलामत है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत ने वो काम शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर तालिबान हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई करेगा। शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुस्तकबिल में महवर मशरिक होगा या मगरब होगा? जी, दोनों तरफ होगा, बिल्कुल। दोनों मशरिक में भी होगा, लेकिन मशरिक और मगरिब कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान ने महवर क्या होगा? पाकिस्तान महवर ये होगा कि पाकिस्तान ज़्यादातर जो अपने करीबी ममालिक है जो हमारे एशिया के अंदर है, जैसे जिनका जिक्र मैंने पहले आपको किया है कि उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, इनके साथ हमने, और रूस है, इनके साथ हमने अपने तल्लुकात को बेहतर करना है। ये वो हमारी डिफेंस लाइन, हम समझ लें कि ये हमारी डिफेंस लाइन है। ये वो ममालिक हैं, अगर इन ममालिक का भी हमारे साथ राब्ता मजबूत हो जाता है। आप जैसे देखें कि एक सार कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सारे ममालिक जो थे वो शामिल थे। मगर अब पाकिस्तान का जो सफारती तल्लुकात हैं या हमारे वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने जो इस तरह के ममालिक हैं उनसे तल्लुकात जो है असर नो जायज़ा ले रहा है, उनसे मिल रहा है। इसी वजह से हमने मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन ममालिक से साथ साथ जो है अब हम पाकिस्तान जो है वो इन ममालिक का, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, इनसे अपने तल्लुकात बढ़ा रहा है ताकि एशिया में भी, मशरकी ममालिक में भी हमारी जो है साख है वो बेहतर हो सके। ठीक है शहजाद साहब, बयानुल मरसूस का जो हमने ऑपरेशन था उसके नतीजे में मार्का हक हमने फतह हासिल की, उसके बाद जो है आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो सफारती साख है ना वो बड़ी मजबूत हुई है, हमने देखा है। एक तो ये बता दें कि सफारती साख को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्तकबिल के हवाले से इसकी क्या पॉलिसी है? इस हवाले से मैं समझता हूँ कि काशिफ साहब ये बड़ा खुशाइंद है जो बैनुल मरसूस हमारा जो एक ये तो किस्मत में, हमारी नसीब में था, ये अल्लाह की तरफ से हम पर ये जो एक आजमाइश आई और फिर उसके बाद जीत हमारा मुकद्दर हुई। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद भी है। और इसके बाद पाकिस्तान दुनिया में देखें तो ताकत की ही रहनुमाई होती है, ताकत की ही पजीराई, क्योंकि ये दुनिया है। वो कहते हैं ना कि दुनिया ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है। तो यहाँ पर तो ताकत की कार फरमाई रही है। जो देखते हैं कि आप सुपर पावर कौन है, जिसके पास ताकत ज़्यादा है, ठीक है जी। इसके बाद इज़्ज़त किसकी है, जिसके पास ताकत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ताकतवर, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ताकतवर वो नहीं जो आसानी से हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जिसे हराने में वक्त लगे।
ٹھیک ہے، بڑی کوششیں کی گئی ہیں، 3 سے 4 مرتبہ پاکستان پر انٹرنیشنل جو یہ اسٹرائک ہوا، جو حملہ ہوا، جو انڈیا کی طرف سے ہوا، بھارت کی جانب سے ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بار ہوا اتنی بار جب پاکستان کی طرف سے اس کو منہ کے کھانی پڑی، اور آج کے اس جدید دور کے اندر 2025 میں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینسو قوتیں اپنی جگہ پر، انڈیا اپنی جگہ پر بڑا اسٹرانگ نظر آ رہا تھا، رافیل جیسے طیارے اس نے اپنے پاس جو ہے وہ لیے، رشیا جیسی اسٹیٹ کے ساتھ، پھر فرانس جیسے طیارے وہ لایا، ٹھیک ہے جی، پھر رشیا سے اس نے ایمونیشن لیا، اسلحہ لیا، پھر پاکستان کا اس انداز میں ریٹیلیٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو دفاعی شعبے کے اندر، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں اس میں پاکستان کو بہت مضبوط بنا گئے ہیں۔ میں یہاں پہ بات کرتا چلوں، آپ کی اجازت سے سر کا ایک پوائنٹ جو ہے افغانستان کے حوالے سے جب ایشوز پہ بات ہو رہی تھی، تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں سرد مہری کی ایک اور چھوٹی سی وجہ وہ ضرور رہی ہے، وہ افغان ریفیوجیز کا انخلا کے حوالے سے جو بار بار ہماری آنے والی حکومتیں تھیں، جو پچھلی اپنی 2-3 حکومتیں، پھر اس حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایشو جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کے انخلا کے حوالے سے جب اٹھایا جاتا ہے تو تھوڑی سی سرد مہری کی جو ہے فضا جو ہے وہ ضرور بن جاتی ہے۔ پھر کچھ سمگلنگ کے ایشوز ہیں، پھر اس حوالے سے بارڈر پار سے یہاں تک کہ جو اشیاء کی جو ہے، یس بالکل ڈیفینیٹلی ایسے سارا ٹی ٹی پی ہی نہیں ہے، بے شک ان کا ایک مین ایجنڈا ہے، وہ دونوں طاقتوں کو کمزور بھی کر رہا ہے اور ہمارے درمیان میں ایک گیپ بھی بنا رہا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آپس میں مذہبی، ثقافتی، تاریخی جو ہمارے تعلقات جو شروع دن سے تھے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ بھی شروع میں 1947 میں بھی دیکھیں کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے تو تب بھی افغانستان کی طرف سے ریلیکٹنس ضرور تھی، تھوڑا سا وہ ہچکچا ضرور رہا تھا، تسلیم کرتے 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 اس کو 12 سے 14 سال کا عرصہ لگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو افغان ریفیوجیز سے کھلم کھلا اجازت دی گئی، دروازے کھولے گئے، آئے، بیٹھے، اکانومی میں بڑا حصہ ہے، آج بڑا حصہ ہے، لیکن جب انخلا کی بات آ جاتی ہے، جب تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے سختی کے حوالے سے معاملات یا چیک اینڈ بیلنس جب رکھا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہم سے جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سرد مہری جو ہے وہ رویہ ضرور رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ رکھنا نہیں چاہیے، ظاہر پاکستانی گورنمنٹ ہے یا پاکستان ہے، اس نے اپنی سالمیت کو بھی دیکھنا ہے، قومی امن کو بھی دیکھنا ہے، امن بقا کو بھی دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، مذہب کے طور پر ہمارا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے ان کے ساتھ اور وہ ہمیشہ سے قائم بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں کہ جہاں تک بات آپ نے کی ہے اس حوالے سے کہ اوورآل خارجی تعلقات، تو الحمدللہ و تعز من تشاء و تذل من تشاء، جسے اللہ عزت دے، جسے چاہے اللہ ذلت دے دے، اللہ نے عزت ہمارا مقدر بنائی ہے اور وہ الحمدللہ ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک جو سلطنت، جو اسٹیٹ جو اللہ کے نام پر بنی ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی ہے، بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، آپ کے اقوال کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق ہم نے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر غور کیا ہے۔ ہماری سفارتکاری ہمیشہ اسلامی اصولوں پر مبنی، چاہے وہ ہمارا مشرق ہو یا چاہے ہمارا مغرب ہو، ہم نے سب کے ساتھ ایک اچھے اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ایک بہترین انداز سے جو ہے خارجہ پالیسی کو اپنایا بھی ہے، اور آج الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ مؤثر انداز میں اپنا رہے ہیں، انداز میں ہم کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میپا، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، جاتے جاتے اپنے ناظرین کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آج ایک نازک مگر فیصلہ کن مرحلے پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور روس، چین، افغانستان، وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون نہ صرف پاکستان کے لیے معاشی اور سیکورٹی مواقع لے کر آ رہا ہے بلکہ اس کے عالمی وقار اور خود مختاری کو بھی ایک نئی بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ تاہم ان امکانات کے ساتھ کئی چیلنجز بھی جڑے ہیں۔ بھارت کی سفارتی پیش رفت، امریکہ و مغرب کے بدلتے مفادات اور افغانستان میں مسلسل غیر یقینی صورتحال، پاکستان کو اب ایک ایسے متوازن کردار کی ضرورت ہے جو نہ صرف قومی مفادات کا تحفظ کرے بلکہ خطے میں امن اور استحکام اور ترقی کا ضامن بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس نئے عالمی کھیل میں ایک باوقار اور مؤثر کھلاڑی بن کر سامنے آئے گا، اور کیا یہ بدلتی دنیا پاکستان کو ایک نئی قیادت کا موقع دے گی؟ وقت بتائے گا، مگر فیصلہ آج کی پالیسیوں سے ہی ممکن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔